हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और उसी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर को कवर करेंगे। वास्तविक संख्या, बहुपद और 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग में। इस तीनों चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सभी ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आए हैं और बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में और आसान स्टेप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को और एक कॉपी और एक कलम लेकर तब बैठिएगा, तब जाकर आप वीडियो देखिएगा कि इससे क्या होगा। जब हम मैथ को बनाएंगे तो आप भी बनाइएगा। और मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ क्या है? प्रैक्टिस का चीज़ है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, देखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वायरल ऑब्जेक्टिव है। जितना भी ऑब्जेक्टिव आज तक पूछा गया वही ऑब्जेक्टिव हम पूछे हैं, लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या है, बहुपद है और 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। एक क्लास से 30 नंबर प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि इसी 3 टॉपिक से 30 गो 25 गो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। और हम लोग वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाला है। पूरा MCQ हमारा है। तो हमारा जो पहला सवाल है, हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल पे। और हमारा जो पहला सवाल है, आप देख सकते हैं, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? आपको बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ऑप्शन है ए में 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है 2। तो बताइए इस सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू किसी से होता है? तो गिनती शुरू हमारा 1 से होता है। तो जब गिनती शुरू 1 से होता है तो हमारा पहला प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। हमारा अगला सवाल है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, हम लोगों ने पूर्णांक संख्या में पढ़ा था कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य जब तीनों एक साथ मिलता है तब जाके पूर्णांक संख्या बनता है। लेकिन यहाँ पर बोला सिर्फ धनात्मक यानी प्लस का बात करेंगे। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप आपको बताना है कि विषम पूर्णांक के रूप में चारों ऑप्शन में से कौन आएगा। तो पहला ऑप्शन है 4m + 2। तो आप जो है m के जगह पर कोई एक अंक रखकर इसको प्रैक्टिकल करके आप बना सकते हैं समझने के लिए। अगर मान लीजिए हम m के जगह पर 1 लिखते हैं तो 4 × 1 आप +2 कितना हो गया? 6। लेकिन अगर 2 लिखते हैं तो 4 दूना 8, 8 2 कितना हो गया? 10। यानी मान क्या हो गया? चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 4 और 4 4 8। और यहाँ 2 लेते हैं तो 4 दूना 8 और 8 4 12। यहाँ अगर 1 लेते हैं तो 4 × 1 4 और +1 हो गया 5। और 2 लेते हैं तो 4 दूना 8 और कति हो गया 9। यानी हमको विषम संख्या लाना है। तो विषम संख्या में क्या होता है? सम और विषम के बीच एक ही का डिफरेंट होता है। यानी एक सम आता है, एक विषम आता है, एक सम आता है, एक विषम आता है। तो इसी प्रकार +1 करने पर देख रहे हैं कि हमारा विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। और हमसे पूछा है कि विषम पूर्णांक का रूप। तो विषम पूर्णांक का रूप हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल यही कहता सम पूर्णांक का रूप क्या है, तो हमारा पहला ऑप्शन भी सम पूर्णांक का रूप था और दूसरा ऑप्शन भी सम पूर्णांक का रूप था। तो आपसे सम पूछे या विषम पूछे, हम दोनों आपको बता दिए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार कति है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत आपको बताना है। और दशमलव प्रसार शांत बताने का तरीका आपको हम दिए थे। एक फार्मूला होता था p/2n × 5m, 2n × 5m। हमारे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि गणित में आप गलती कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी गलती के बहाने आप सीख रहे हैं। और आप गलती नहीं कीजिएगा तो फिर सीखिएगा कहाँ से? तो डराने वाली बात नहीं है। गलती हो रहा है कोई बात नहीं, अभी हमको सीखने का समय है और सीखेंगे और सीख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप दुनिया में वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, इतना याद रखिएगा। आप जो सोचते हैं वो पक्का कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास रखिए। अगर आप खुद पे विश्वास रखिएगा तो आप जो सोचिएगा वही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको दशमलव प्रसार शांत बताना है। तो शांत का फॉर्मूला क्या देते हैं? p/2n × 5m। यानी हर को तोड़ते हैं और हर को तोड़ने के बाद अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो हमारा प्रशांत होता है। इसके अलावा कोई आता है तो हमारा अशांत होता है। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। 17/81 है। तो 17/81 को अगर तोड़ते हैं
तो हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। 17 81 को तोड़ेंगे तो 81 को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो कितना से कटेगा, 3 से। 3 दूना 6 और 3 सते 21, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9। ये सिर्फ 3 के फॉर्म में आया, मतलब 3 के पावर कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें 2 और 5 नहीं है, यानी 2 भी चाहिए, या तो केवल 2 रह सकता है, केवल 5 रह सकता है, या दोनों रह सकता है, तभी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी आ जाए तो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 आ गया तो हमारा शांत नहीं है, कहती है अशांत है। अब इसको चेक करते हैं, 16/41 ऊपर वाला से बताए थे कोई मतलब नहीं है, 41 को तोड़ेंगे तो 41 से आएगा, तो ये भी हमारा अशांत है। 13/45 को तोड़ते हैं तो 13/45, अगर 45 को आप तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 45 को 3 बार में तोड़िए तो 15 तिया 45 और 3 पचे 15, 3 के पावर 2 आया और 5 के पावर 1 आया। तो हम शांत क्या बोलता है, 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया 3, यानी हमारा ये भी कति हो गया अशांत। अब बच गया हमारा एक ही आंसर, तो हमारा वही ऑप्शन होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, हम लोग उसको भी बना के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है 19/80। अगर हम लोग 80 को तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा 40, फिर 2 से टूटेगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, यानी 2 भी आया 4 बार आया हमारा, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 1, यानी ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो आ गया तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा सही, जो कि हमारा कहती है शांत है। तो आपको शांत अशांत पहचानना सिखा दिए। क्या किए कि हर वाला को तोड़ेंगे, और हर वाला को तोड़ने के बाद अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 आता है फिर भी शांत होगा, 5 आता है फिर भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आता है फिर भी शांत होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई भी आता है तो अशांत होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो आप फिर चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा बहुत ही सुंदर सवाल है, और ये सवाल आपके एग्जाम में सीधा सीधा आता है। 0.13 पर एक रिंग है, 1 पर एक रिंग है। जब भी इस तरह का सवाल आता है बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, एकदम छोटा हिस्से में आप इसको बना दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि जो हमारा ऊपर में है उसको सेम टू सेम पहले लिख दीजिए। रेकरिंग कै गो पर है, एक सर रेकरिंग 2 गो पर है, तो जैसे ही 2 गो पर रेकरिंग है तो नीचे बैठा देना है 2 × 9, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 13/99। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ है 13/99। ठीक है, ऐसे ही इसको बना दीजिएगा। जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग होगा उतना नीचे आपको 9 बैठा देना है, और दशमलव हटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहिए। आगे चलते हैं, इससे भी अच्छा सवाल आपको मिलने वाला। हम बताएं जैसे कि आपको कि जितना भी अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया उस सारा सवाल को हम लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत, अभी 5 ही नंबर पे हम लोग अटके हैं। वही सवाल देखिए क्या है, सवाल चेंज करके, टाइप चेंज करके आपसे पूछा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। संख्या 0.32 पर एक रिंग है को P/Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया, ऊपर वाला को पहले लिख दीजिए। क्या है 0.32 यानी 32 का गो पर एक रिंग है, 2 गो पर एक रिंग है, तो नीचे कितना बैठा देंगे 2 × 9, कहानी खत्म। तो क्या हो गया 32/99। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। ये भी वही सवाल था, बस थोड़ा सवाल का भाषा चेंज करके एग्जाम में आया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा हमको यही करना है, जितने अंक पर एक रिंग होगा उतना क्या करेंगे नीचे 9 बैठा देंगे। ठीक है, और जितना पर एक रिंग नहीं होता उतना 0 बैठता है। आगे उस तरह का भी सवाल आएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। में अशांत चेक करना है। अशांत कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए तो अशांत है, तो हमको इसमें अशांत हमको बताना है। चलिए पहला के देखिए, 15/400 है। 15 कितना है 400 है। तो एक बात और याद रखिएगा, कटने वाला होगा तो काट के बनाएंगे, तो ये कटेगा 5 × 15, 5 × 8 40, 3/80 के फॉर्म में आ गया। अब इसको बनाएंगे तो 3/80 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 गुने 5 था, 5 के पावर 1 हम लोग पीछे तोड़े थे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 आ गया। और 2 और 5 के फॉर्म में है तो हमारा कहती है शांत है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमको अशांत खोजना है। 17/80, 17/80, तो 17/80 को अभी हमने तोड़ा है, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी शांत है। अगला है 13/121, 13/121, तो 13/121 को तोड़ेंगे तो 11 के पावर 2 आएगा, यानी 11 बार में 2 बार में 11 से क्या करेगा कट जाएगा, तो इसमें 11 आ गया। और शांत का कंडीशन क्या है, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए।
तो यहाँ पर 11 आ गया, तो 11 आ गया तो ये हमारा कथी होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा कथी, यही हमारा आंसर होगा, यानी ये शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। और हमसे सवाल क्या पूछा, अशांत, तो आपका आंसर चला गया सी नंबर के साथ 13/121। अगला सवाल है कौन अपरिमेय नहीं है। आपको पहचानना है कि अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय क्या बताए थे, रूट में जो होता है वो अपरिमेय है, और रूट में नहीं होगा, P/Q के रूप में होगा, वो हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अपरिमेय नहीं चुनना है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय आपसे चुनना है। और देख सकते हैं सब रूट में है, और जब सब रूट में है तो सब तो अपरिमेय है, लेकिन नहीं, जो रूट में हो और वो बाहर निकल सकता है जोड़ा लगाकर, तो वो हमारा परिमेय हो जाता है। तो रूट 10 जो है बाहर नहीं निकलने वाला है, तो ये हमारा अपरिमेय ही है। 24 नहीं निकलेगा, ये भी हमारा अपरिमेय है। 35 भी हमारा अपरिमेय है, लेकिन 121 जो है 11 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 11 × 11 होता है 121। आप 121 को लिख सकते हैं √11 × 11, और जब 2 को लगता है तो ये को निकल जाता है बाहर। तो जब बाहर निकल गया तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो हमारा आंसर जाएगा डी के साथ है, जो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर डी ही है। चलते हैं आगे सवाल पे। अगला सवाल हमारा है कि √3 है 1, √3 है 1, √3 कौन संख्या है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, हमको लगता है कि आप इसको बता दिए होइएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, अपरिमेय संख्या है। जब रूट में कोई संख्या हो तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है कब, जब वो बाहर ना निकलेगा तब। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर भी लीजिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम जो 10वां का होने वाला उसको देखते हुए मात्र 5 महीने में पूरे क्रैक कोर्स की तरह पूरे चैप्टर वाइज आपको देख लीजिएगा, वीडियो के आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा चैप्टर वाइज हम लोग दे रहे हैं, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। देखिएगा जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 2 संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है, और ये ट्रेंडिंग सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आए तो सवाल समझिए एग्जाम में नहीं होगा। तो ये ट्रेंडिंग सवाल है। मौसा कितना दिया है, 27 दिया है, लौसा दिया 162। हम लोग बचपन में बहुत मौसा लौसा पढ़े थे। उनमें से एक संख्या 54 है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का सवाल आता है आपको एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला है A × B, A × B बराबर HCF × LCM, यानी A बोलते हैं पहली संख्या को, B बोलते हैं दूसरी संख्या को। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा, यानी HCF × LCM। अब करना क्या है, जो जो मान दिया यहाँ पे आप बैठा दीजिए। मौसा है 27 तो 27 लिख दिया उसके नीचे, लौसा 162 तो लिखिए 162 बराबर के बराबर। पहली संख्या 54 है तो A के नीचे 54, गुने B हमारी दूसरी संख्या है तो B रह जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, B बराबर क्या लिखेंगे, गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो 27 × 162, अब बट्टा में हो गया 54। ये कट जाएगा, 27 दूना 54 और 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2। तो B का मान हो गया कितना, 81, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, 81। देखिए 81 किधर है, A में है 36, B में है 45, C में है 9 और D में है 81। तो इसका सही आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया 81। बहुत अच्छा लगा, और इस तरह का सवाल आता है आगे भी। इस तरह का सवाल हम बहुत दिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। एक नया टाइप है और इसको समझिए ध्यान से। यौगिक संख्या क्या है, तो यौगिक संख्या का दूसरा नाम है भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का दूसरा नाम क्या है, भाज्य संख्या। ये आपको याद रखना है, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब जब यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं तो एक बात और आप जान लीजिए, यौगिक संख्या को जब भाज्य संख्या बोलते हैं तो अभाज्य संख्या क्या है, तो रूढ़ संख्या। कौन संख्या, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। आप हिंदी में जानते होइएगा, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, योग रूढ़ संख्या, उसी तरह का ये है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं। इतना आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या का परिभाषा क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या का क्या होता है डिफिनेशन, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी केवल 2 गो नहीं हो, 2 गो से अधिक गुणनखंड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। 21 के कितने गुणनखंड है, 1 और 21 है, 2 ही हैं, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। 21 का कितने हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 21 है, इसके 4 गो हो गया। 31 के कितने हैं, 1 और 31 है, 2 गो है, और 41 के 1 और 41 यह 2 गो है। तो सब के 2 गो गुणनखंड है, लेकिन 21 के 4 गो गुणनखंड है।
और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये सवाल भी हम लोग कर लिए। अब हमारा अगला सवाल है, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सअभाज्य संख्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देने वाली बात है। तब समझिए सअभाज्य संख्या क्या है। हमने सब पढ़ा रखा है आपको वीडियो में। सअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिनके युग्मों का मौसा 1 हो, यानी जब सअभाज्य, सह मतलब साथ है, सह माने साथ है, साथ में जब 2 का भाज्य संख्या हो, जब साथ में 2 का भाज्य संख्या हो तो उसका मौसा 1 ही होता है। तो जब किसी जोड़ा युग्मित संख्या का मौसा 1 होगा तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। 14 और 35 है, ये कथी से कर सकता है? तो ये 1 से भी कर सकता है, 7 से भी कर सकता है ना, यानी इसका मौसा 1 और 7 दोनों है तो अधिकतम मौसा लेते हैं तो 7 हो गया। तो हमारा ये नहीं होगा। हमने क्या बताया? सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होना चाहिए। 28 का देख लीजिए, 1 भी हो जाएगा 28 का, और क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं। 3 से 3 छक्का 18 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, इसका 1 ही है। 13 52 का देख लीजिए, तो 13 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 चौका 52, 13 चौका 52 तो 13 हो गया। 21 का देख लीजिए, 21 हो जाएगा। 21 21 21 और 21 चौका 84, तो क्या होगा? इसका मौसा 21 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 7 हो गया। तो एक किसका मौसा है? ऑप्शन नंबर बी का मौसा कितना है? HCF 1 है। तो जिस जोड़े का HCF 1 होता है उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है 18 तथा 72 का मौसा। 18 तथा 72 का मौसा आपसे पूछा है। ठीक है, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? तो मौसा का परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, हम उसे बोलते हैं मौसा। तो चलिए इस सवाल को ऑप्शन वाइज बनाते हैं, और ऑप्शन वाइज बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसमें खोजना है कि वह कौन सा हमारा है, वह हमारा कौन सा है जो हमारे चारों ऑप्शन को कभी कर दे, हमारे चारों ऑप्शन को काट दे। तो जो चारों ऑप्शन को काट देगा ना, वही हमारा मौसा होगा। 18 है, पहला नंबर पे 18 लीजिए, तो 18 को भी काट देगा, 72 को भी काट देगा। हो गया 72 को काटेगा, लेकिन 18 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 भी 18 को काटेगा, 72 को काटेगा, ये भी ऑप्शन हो गया। 18 भी हो गया। 2 18 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा, तो 2 भी सही है, 9 भी सही है, 18 भी सही है। लेकिन अब सही किसको माने? तो सही मानते हैं सबसे बड़ी संख्या को। मौसा में मानते हैं सही सबसे बड़ी संख्या को। तो 2 9 18 में बड़ी संख्या कौन है? 18। तो इसका हो गया ऑप्शन कौन जी? 18। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा 13 नंबर सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार जगह, ध्यान से देखिए, एक वृत्ताकार जगह है, इस पर 3 धावक हैं। कितने धावक हैं? 3 धावक हैं, नहीं 3 धावक है, और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी एक ही जगह से। हमारा जो तीनों बालक है एक ही जगह से दौड़ना कभी करता है? शुरू करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे लगता है, दूसरा चक्कर 4 घंटा, और एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा? यानी जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो करना क्या है? उसका लॉसा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? उसका लॉसा निकाल देना है आपको। सवाल करेगा 3 को बालक है, इस जगह से दौड़ना शुरू किया, देखिए ध्यान से, इस जगह से दौड़ना शुरू किया, अभी बार बार दौड़ा है तो आगे पीछे तो होगा ही। तो आगे पीछे होने के बाद बोला कि बताइए, एक बार 3 घंटा लगा, 4 घंटा लगा, 8 घंटा लगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो किस समय, यानी कितना घंटों के बाद वो फिर पुनः एक साथ तीनों गोरा मिल जाएगा। तो करना क्या है? जो भी घंटा देगा उसका निकाल देंगे लॉसा। तो 3 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है, तो इसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, हमारा सवाल बन जाता है। 2 से अगर लगेगा तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 3 1 कम और 2 दूना 4, बाकी का क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो आप गुना कर दीजिए तो इसका आंसर निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, यानी 24 घंटे के बाद तीनों पुनः एक साथ मिलेगा। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन कहाँ है? 24, 6 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का जब भी सवाल आएगा इसी तरह आप लॉसा निकाल दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा है। जैसे हम लोग दूसरा सवाल पढ़ा था,
सम संख्या का पूर्णांक पूछा है तो सम संख्या का पूर्णांक कौन होगा? तो पहला ऑप्शन है m+2, 2m+1, 2m और 2m-1। सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल लगकर चेक कर लीजिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है, ये विषम का जाएगा, पक्का जाएगा। माइनस भी 1 है तो ये पक्का विषम का जाएगा, तो ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब है m+2 और दूसरा है 2m। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर m का मान 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 आएगा। प्रैक्टिकल अगर देखते हैं तो अगर 2 रखेंगे तो 2 2 कितना आ गया, 4। अगर 3 रखेगा 3 2 कितना आ गया, 5। इनमें हर कंडीशन में सम नहीं आ रहा, विषम भी आ जा रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब चलते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन। अगर m का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा। मतलब इस कंडीशन में हमेशा सम आ रहा है और समी संख्या का रूप पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको बनाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल आपसे पूछा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या में बताया है कि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कितना है, 4 है, क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो 2 के भी 2 गुणनखंड है, 3 के भी 2 गुणनखंड है, लेकिन 4 के 3 गुणनखंड है। अब इसका बोला गुणनखंड था, गुणनफल था, गुना कर दिए, 2 चौका 8, तो हमारा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, सी के साथ 8 बन गया। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए और थोड़ा वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अगला सवाल है 2x² - 3। देखिए आपका आप टाइप बदल चुका है। हम लोगों ने अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव किया वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव किया, इसलिए हमने कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा हमारा बहुपद, बहुपद का सवाल हम लोग करने जा रहे हैं अब। ठीक है, बहुपद का तो 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। 2021 का ये सवाल आया हुआ है। तो एक शून्यक आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा वो शून्यक है। तो आप मामूली इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जब एक शून्यक है तो बाई ऑप्शन चल जाइए और ऑप्शन रखकर आप बना दीजिए। तो एक ऑप्शन अगर एक जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 × 1 2 हो गया, और 1 गुना करेंगे तो -3 और -5, तो -3 -5 -8 और 2 माइनस हो गया 6। इस वाला ऑप्शन में निकल रहा है -6, 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब -1 रखते हैं, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो गया, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ गया 2 और माइनस, 3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया 3 या -5, तो 3 2 5 और 5 - 5 क्या आ गया 0। तो जब बाई ऑप्शन चलेंगे और जो मान दिया रहेगा उसको x के जगह पर रख के बनाएंगे, और जिकरा रखने पर 0 आ जाए ना वही हमारा आंसर होता है। तो इसी को रखने पर 0 आ गया तो फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है यदि px = gx × qx और px का घात 6 है और gx का घात कितना है 2 है, तो px बटा gx का घात क्या होगा। यानी px बटा में gx का घात क्या होगा। तो px का घात कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ था 6, gx का दिया है तो 2। तो आप लोग गलती यहाँ पे कीजिएगा और पक्का गलती करता है हल्का सा, 2 तिहाई 6 सीधा लगा देगा 3, जो हमारा सही आंसर नहीं है। हम लोग भाग जब किए थे तो पढ़े थे कि अगर इधर पावर में 2 है अंदर पावर में 6 है तो हमको 6 करना पड़ता था, और 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 हमको लेना पड़ेगा, तब ना 2 और 4 कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ आप लोग काट के आंसर नहीं निकालिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्लियर, कैसे निकाले आप लोग देख लिए, ठीक है। ऐसा और सवाल आ गया फिर उसको देख। अगला सवाल है x³ - 5x² + 2x + 2 में f1 का मान क्या ज्ञात करना है। यानी f(x) यहाँ पे होता है और x के जगह पर 1 रख के आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे 1 रख के आंसर निकालते हैं। तो अगर 1 रख के आंसर निकालते हैं तो हमारा सवाल क्या है, x³ - 5x² + 2x + 2। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो गया। देखिए ए लंग जो भी ब्रैकेट में आपका होगा उसको x के जगह पे रख के बनाइएगा। तो 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे है तो माइनस कर देंगे, -5 गुने 1 का स्क्वायर + 2 गुने 1 + 2। तो 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का -5 हो गया, +2 और +2। तो 2 2 4 1 5 हो गया, तो 5 - 5 कितना आ गया 0 आ गया।
हमारा ऑप्शन नंबर ए में 0 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल बहुत तरह का आता है हमेशा। तो जो भी ब्रैकेट में एफ के ब्रैकेट में हमारा होगा, कभी कभी पी के ब्रैकेट में कर देता है, तो वह मान हमारा एक से जगह पे रखेंगे और सवाल को बनाएंगे तो वहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल बहुपद क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। ये बहुत ईजी सवाल है, बिना बनाए बनने वाला सवाल है। इसका घात पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि कई घात वाला बहुपद है। तो इसका अधिकतम पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है तो इसका अधिकतम घात भी 2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, और इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ही ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल में, और अगले सवाल हमारा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य। और ये किताब का सवाल है और किताब से ही आता है, और ये बहुत बार आया है। ये 2021 में आया हुआ सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 21 का 11 का आपसे शून्य पूछा है। बहुत ईजी तरीका से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर कर देना है 0। क्लियर। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा 11। और जब रूट में होता है एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो एक बार रूट प्लस में ले लीजिए, एक बार रूट ले लीजिए माइनस में ले लीजिए। तो देखिए प्लस में रूट 11 माइनस में रूट 11, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से सवाल आएगा तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। आपको बहुपद चेक करना है, और बहुपद पहचानने का तरीका हमने पिछला वीडियो में बताया था कि अगर रूट में चर मान होगा तो बहुपद नहीं होगा, चर मान अगर बट्टा में होगा तो बहुपद नहीं होगा, और चर मान अगर का पावर माइनस में होगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ये कंडीशन था। इसके अलावा जो भी होगा बहुपद हमारा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मैथ को सोल्व कर रहे हैं। हमको आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सवाल लेकर आए हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कौन बहुपद है, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3, यानी यहाँ पे जो चर मान एक्स है नहीं रूट में है, तो रूट में है तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा है, यहाँ देख लीजिए चर मान के ऊपर पावर बट्टा में है, देख लीजिए यहाँ भी बट्टा में, यहाँ भी बट्टा में, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिए चर मान रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए रूट 2x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे जो रूट है ना x पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3 पे है, यहाँ पे x पे रूट नहीं है, और प्लस में रूट 6 है। तो हमारा ऑप्शन चला गया किसके साथ, डी के साथ चला गया, क्योंकि बहुपद का नियम कहता है कि चर मान रूट में नहीं होता है। यहाँ भी चर मान रूट में, यहाँ भी चर मान रूट में, और यहाँ पर चर मान का पावर जो है बटा में है, तो पावर उसका बटा में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर चला गया डी के साथ है। अब चलते हम लोग अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात भी 2 होता है और उसका शून्यक भी 2 होता है। तो शून्यक भी जब 2 होता है तो उसका अधिकतम शून्य कितना होंगे, 2, 3, 1, 4, तो कितना होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकता है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 1, रैखिक है तो 1 शून्य 1 घात, द्विघात है तो 2 घात, अधिकतम 2 घात होगा, 2 शून्यक होगा, त्रिघात है तो अधिकतम 3 घात होगा, 3 शून्यक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका शून्यक और घात निकाल लेंगे। ठीक है। अगली सवाल हमारा है, यदि px एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान ज्ञात करना। अभी हम लोगों ने ये सवाल बनाया था, f1 का मान दिया था, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में 1 है तो x के जगह पर 1 रखेंगे, अगर 2 रहता तो x के जगह पर 2 रखते हैं। चलो इस सवाल को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, एक्स के जगह पर 1 रखिए, 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 12, 5 1 6 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस हो गया 6। तो माइनस 6 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये भी सवाल हमारा हो गया सोल्व। अब चलते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल हमारा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। अभी हम लोगों ने 11 वाला सोल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 11, उसी तरह ये है तो करना वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट हो गया 3। तो जब रूट में होता है तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर देखिए रूट 3 एगो माइनस में, कथी में है, प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला गया, बी के साथ चला गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखो प्यारे बच्चों, मंजिल उसी को मिलता है जो हिम्मत करता है। तो आप भी हिम्मत कीजिए और सवाल को हमारे साथ बनाते रहिए, भागिए मत, क्योंकि आज अगर मेहनत से भाग गए तो ज़िंदगी भर आप किसी दूसरे के काम के पीछे भागते रहिएगा और पेट पालते रहिएगा। इसीलिए आज हमारे साथ आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, भागने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। शून्यक दिया हुआ है तो हम बताए थे जब शून्यक देगा तो एक शून्य को मानेंगे अल्फा और एक शून्य को मानेंगे बीटा। तो अल्फा मान लिए 2 हो गया पहला शून्य, और बीटा हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे मान रख दीजिए, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। जब भी द्विघात बहुपद का सवाल आएगा आपको इसी तरह से सोल्व करना है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल देगा, तो योग देगा तो एक जगह प्लस में। आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कि आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और सवाल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो कमेंट में बताइए। हमारा सवाल है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ज्ञात करना है। जब भी आपसे शून्यकों का योग कहे तो आप एक फार्मूला यूज कीजिएगा, उस फार्मूला का नाम है माइनस बी बटा ए। ऑब्जेक्टिव में आपको यूज करना है, माइनस बी बटा ए आप यूज कीजिएगा। ये हमारा होता है, देखिए फार्मूला ये ना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो बी कहाँ पे है? एक्स के पास बी है, तो एक्स के पास 11 है तो माइनस, फार्मूला वाला माइनस, और माइनस 11 उसका हो गया। ए का मान कितना है? 6 है, तो 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 11 बटा कितना हो गया? 6। यही हमारा ऑप्शन हो गया 11 बटा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो। देखिए सवाल वही है, आपको बुर्बक बना रहा है। आप बुर्बक तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आप होशियार हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं और मैथ में होशियार ना हो गए, आप घबराइए नहीं, एक वीडियो आपको लिए हम लेकर आने वाले हैं। मैथ में 100/100 कैसे ला, 100/100 सर्टिफाइड तरीके से बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा मैथ में 100 में 100 हम लाए हैं और आपको भी लाना सिखाएंगे। आपको प्रूफ भी देंगे कि मेरा मैथ में 100 में 100 है कि नहीं है। तो घबराइए नहीं, आपको भी हम मैथ में 100 में 100 लाने का गारंटी लेते हैं और आपको लाएंगे हम। तो अगला वीडियो आपको आने वाला है कि मैथ में किस तरह तैयारी करें कि 100/100 आए। इसीलिए आप चैनल पर से कहीं मत भागिए, चैनल पर बने रहिए और हम जो पढ़ा रहे आप पढ़िए। आपका भी मैथ में 100 में 100 लाना मेरा काम है। चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल वही है, घुमा के आया है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, उसी में से एगो के बोलते हैं अल्फा, एगो के बोलते हैं बीटा। क्लियर? द्विघात बहुपद दिले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, यानी शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को ही बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसी का फॉर्मूला है। शून्यकों का योग ये बोलो या ये बोलो, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लेके चलेंगे, माइनस बी बटा ए। तो माइनस के माइनस, बी का मान कितना है तो -3 है, ए का मान कितना है तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 हमारा आंसर हो गया 3, और ये हो गया फ्री ऑप्शन नंबर ए के साथ। कहानी खत्म, बन गया। तो इस तरह से सवाल को आप क्या कीजिएगा? सोल्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे सवाल जल्दी बनता है। अगला है द्विघात बहुपद, फिर दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। फिर वही सवाल आ गया, शून्यकों का योग। जैसे ही योग कहेगा हम फार्मूला लगाएंगे माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पे 3 ए बी सी, 3 ए का मान 1 है, तो -3 बटा 1 हमारा हो गया आंसर -3, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो इस तरह से सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं, तो के का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, योग बोला तो फॉर्मूला वही लगा, वो आपको सिर्फ बुर्बक बनाने का काम कर रहा है। योग बोला है ना, तो लगाइए माइनस बी बटा ए। योग का फॉर्मूला ये होता है, योग बराबर माइनस बी बटा ए। तो योग कितना दिले हैं? 6 दिले हैं, तो लिख दीजिए 6 बराबर माइनस बी का मान कितना है? माइनस के, तो माइनस के, ए का मान कितना? 1, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के, यानी के का मान कितना आ गया? 6 ही आ गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी के साथ है। सवाल वही है, बनाए उसी तरीके से, सिर्फ आपको घुमा के सवाल दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ये द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग। देखिए कितना बार शून्यकों का योग सवाल आया है, कितना बार आया है, जितना बार आया है टाइप बदल बदल के आया है। पूछ रहा योग ही, लेकिन तरीका बदल बदल के आ रहा है। तो पहले इसको सीधा कीजिए, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस
x को 5 से गुना करेंगे तो 5x माइनस हो गया 3। योग बोला है तो फॉर्मूला हमको क्या लगाना है, माइनस बी बटा ए लगाना है। तो माइनस b का मान है -5, तो -5, a का मान है 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5 बट्टा हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है 5 बट्टा 2। तो इस तरीके से शून्यकों का योग का हम लोग कितना सवाल देख लिया और सब सवाल में कुछ ना कुछ क्या था, डिफरेंट था। फिर चलते अगले सवाल पे। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। यानी आपको द्विघात बहुपद बताना है और इसमें शून्य का योग कितना दिले है, 3, गुणनफल दिले हैं -10। तो यहाँ पे आपको बताए थे एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पे आपको बनाना है। तो x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल का बात किया है, योगफल माने अल्फा प्लस बीटा। इसके जगह पे 3 लिख दीजिए, x के x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -10, तो -10 लगा दीजिए, जो मान दिया बैठा दीजिए। तो x² माइनस 3x आप प्लस माइनस माइनस हो गया 10। तो इस प्रकार ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ है, x² माइनस 3x माइनस 10, तो x² माइनस 3x प्लस 10, x² माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सवाल चला गया। तो जब भी द्विघात बहुपद पूछेगा निकालने के लिए तो फार्मूला यही लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो f(x) x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। आजकल सवाल इसी तरीके से घुमा के पूछ रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे। जब भी इस तरीके से आएगा, करना कुछ नहीं है, आपको बट्टा पर के जोड़ कर देना है, सवाल हमारा बन जाएगा। बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो लॉसा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। ऊपर में अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा आ जाएगा, इधर बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा आ जाएगा। हम इसी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, या उसी को बोला है बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है। योगफल का फॉर्मूला आपको दिए थे, क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, बट्टा के बट्टा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए से एक हो गया, कट गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गया। तो माइनस बी बट्टा हो गया सी। अब मान पुट कर दीजिए, माइनस बी का मान देख लीजिए कितना है, तो बी का मान आपका दिया है सवाल में -3, तो -3, और सी का मान है 5, तो 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 बट्टा 5। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना दिए। ऑप्शन का है 3 बट्टा 5, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है 3 बट्टा 5। सवाल हो गया खत्म। अब चलते अगले सवाल पे। अगली सवाल है 2 चर, यदि 2 चरों में, यानी हम लोग जो है अभी तक क्या पढ़ लिए हैं, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव कर लिए और बहुपद का ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब हम लोग यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। जिस तरीके से हम लोगों ने वो दोनों को सोल्व किया है, उसी तरीके से इसके भी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के आपके एग्जाम में 4-5 नंबर सिर्फ यहीं से आता है। यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो, हमने बताया था आलेख कति हो, प्रतिच्छेदी हो, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो जब आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या पूछा है, किसकी संख्या पूछा है, हलों की संख्या बोला है। तब प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो एक ही बिंदु पे नहीं क्रॉस कर रहा है, तो एक ही बिंदु पे क्रॉस करेगा तो हल भी एक ही होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सिर्फ एक। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, इसी को हम बोलते हैं कौन हल, अद्वितीय हल। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। प्रतिच्छेदी कहेगा तो एक हो जाएगा, लेकिन बोलेगा समपाती मतलब एक ही पे जाएगा तो इसका हल हो जाता है अनंत। और कहेगा समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर जाता है तो इसका हल होता है कोई हल नहीं, यानी कहीं पे कठिन नहीं रहा तो हल कहाँ से आएगा, तो कोई हल नहीं होता है। इस तरीके से आपने इस सवाल को देख लिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। हल है मतलब x और y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर x y का मान आप ऑप्शन वाइज जाके भी बना सकते हैं या सवाल को सोल्व करके बना सकते हैं। चलिए सवाल को सोल्व भी कर देते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 0 है, इधर में है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। तो अगर इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं 2, तो हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो 1 को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग y को बराबर करते हैं, नीचे 4 है ऊपर 2 है, जैसे ही 2 से गुना करेंगे 2 दूना कितना हो गया 4। और जब चिन्ह होता है विपरीत हम कभी करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए 1 जोड़ 2 से, तो हो गया 2x माइनस 4y बराबर 0। गुना करेंगे तो नीचे कोई परिवर्तन नहीं है तो ऐसा ही रहेगा 3x प्लस 4y बराबर 10।
प्लस माइनस कट गया, 3 2 हो गया 5x बराबर हो गया 10, 5 दूना हो गया 10, x का मान कितना आ गया 2। देख लीजिए x का मान कहाँ कहाँ 2 है, x का मान 3, x का मान 1, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, x का मान 2, x का मान 2, 2 का ऑप्शन आ गया। अब x का मान एगो में कूट कर दीजिए, इसी में कूट कर दीजिए पहला में, जैसे ही पहला में कूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 माइनस 2y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2y, माइनस में तो उधर प्लस में 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर कति हो गया y, यानी y का मान 1 और x का मान आ गया 2, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया पहला। इस तरीके से हम सवाल को क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल है रैखिक समीकरण युग में। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को सोल्व कीजिए, ठीक है। हमारे साथ आप भी बनाते रहिए, देखने से काम नहीं चलेगा। इससे ही नहीं, इससे भी आगे चलेंगे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मिलेगा। करा रैखिक समीकरण युग में है 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0, 0 ही ले लेते हैं 0 के कितने हल होंगे। हल आपसे पूछा है तो हम क्या बताए थे, जब भी हल आपसे पूछेगा पहले इक्वेशन को सही कर लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर क्या है 0, इसके बाद है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर क्या है 0। तो जब भी हल कहेगा कितने हल है, कैसा ग्राफ बनेगा, संगत है कि असंगत, विरोधी है कि विरोधी के आश्रित, किसी भी तरीके से सवाल आएगा 2 चर वाला में तो एक फार्मूला आपको दिए थे। क्या दिए थे, a1 बट्टा a2 का फार्मूला दिए थे, b1 बट्टा b2 का फार्मूला दिए थे और c1 बट्टा c2 का। इस पे रख के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहला बट्टा पहला कीजिए, पहला होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2 होता है। तो पहला बट्टा पहला 2 बट्टा 6 हो गया, माइनस 3 बट्टा माइनस 9 हो गया और 2 बट्टा हो गया 5। कटने वाला तो काट देंगे, 3 तिहाई 9 माइनस माइनस गया 2 तिहाई 6, तो 1 बट्टा 3 और 2 बट्टा हो गया 5, यानी ई वाला बराबर नहीं है तो बताए थे जब अंतिम वाला बराबर नहीं हो तो कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं होते हैं। कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता। जब अंतिम वाला बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं, और जब अंतिम बराबर ना हो ग्राफ पूछे तो होता है समांतर ग्राफ। कौन ग्राफ होता है, ग्राफ बनता है समांतर रेखा का। हल कोई नहीं होता है और ये असंगत है। क्या है, ये असंगत होता है और ऊपर से कह दिया विरोधी है। तो हमने आपको इसके बारे में सब चीज़ बता दिया। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल उसी प्रकार है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो x और y का मान आपसे पूछा है, तो x y का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। 2x प्लस 3y बराबर है 11, 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24। x का वैल्यू बराबर है, यहीं पे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिए, तो 1 माइनस 2 से इक्वेशन 1 माइनस 2 से लगा दिया यहीं पे, तो चिन्ह बदल जाएगा। इक्वल हो तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x से 2x कट गया, प्लस 3y प्लस 4y हो गया 7y, अब प्लस 24 अब प्लस 11 हो गया 35, तो कट गया 7 बचे 35। y का मान कितना आ गया 5, तो y का मान देख लीजिए कहाँ 5 है, y का मान 4 है, यहीं से कट गया पूरा, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहीं पे कट गया, माइनस 5 है तो यहीं पे कट गया और यहाँ पे 5 है y का मान, तो ऑप्शन नंबर इसी के साथ चले जाएंगे। फिर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, एगो से आप ये ऑप्शन डील कर सकते हैं हम। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल है 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो। अनंत मतलब अनगिनत हल हो, और जब अनगिनत हल होते हैं तो उनके आलेख कैसा बनेगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा। अनंत तभी होगा जब इस तरह से आएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर होता है तभी अनंत होता है, और जब तीनों बराबर होता है तो ये अनंत होता है, ये संगत होता है, ये आश्रित होता है, और इनके जो ग्राफ खिंचाता है ग्राफ होता है कौन चीज़, संपाती। क्या होते हैं, संपाती ग्राफ होते हैं। जब भी अनंत कहेगा तो संपाती ग्राफ मानेंगे, फिर अनंत कहेगा तो ये संगत भी होता है। क्या होता है, संगत भी होता है, और इसी को बोलते हैं आश्रित। कथी बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित। ठीक है, ये भी देख लिए। अगला सवाल हमारा है समीकरण युग में दिया हुआ है, पहला समीकरण, यह है दूसरा समीकरण का हल है। आपसे हल पूछा है कितने हल है, हम क्या बताएं, जब भी 2 चर का बात करेगा तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला हमारा होता है a1 बट्टा a2। फार्मूला क्या हमारा होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 अब बराबर होता है c1 बट्टा c2। 2 चर वाला रैखिक समीकरण से कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है इस फार्मूला के बिना नहीं बन सकता है। ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव वहाँ का सोल्व कर सकते हैं। तो a1 बट्टा a2 करने का मतलब आप पहला बट्टा पहला आपको करना है,
तो 2 बट्टा हो गया 4 बराबर B1 बट्टा B2 यानी दूसरा बट्टा दूसरा कीजिए तो 3 बट्टा हो गया 6, C1 बट्टा C2 यानी 5 बट्टा 15 कीजिए तो 5 बट्टा क्या हो गया 15, कटने वाला काटिए 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 2 दूना हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 और हो गया 1 बट्टा 3। ये वाला बराबर नहीं है तो काट देंगे। और जब अंतिम वाला बराबर नहीं होता है तो हल पूछा है, जब अंतिम वाला बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफ हो जाता है समांतर, तो समांतर गया तो कहीं कटवे नहीं किया तो इसका हल कहाँ से निकलेगा, तो नहीं हल है तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। आलेख पूछेगा तो समांतर, संगत असंगत बोलेगा तो आपको बोलना है असंगत होता है, और बोलेगा कि विरोधी है, और विरोधी है कि आश्रित है तो बोलेगा विरोधी है। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा सारा ऑब्जेक्टिव हमने आपको क्या किया बता दिया। फिर चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल हमारा है 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, कौन रेखा हो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब होता है ग्राफ ऐसे कटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पे। तो जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो जब जितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है ना उतना ही हल होता है। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो इसका हल भी कितना होगा 1 होगा, तो ऑप्शन है सिर्फ 1, यही हमारा हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल हमारा है यदि समीकरण 3x - y बराबर 5, यहाँ से हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 6x - 2y बराबर k, तो कोई हल ना हो, क्या बोला यहाँ पे कोई हल ना हो, उस कंडीशन में आपको k का मान ज्ञात करना है। तो कोई हल ना हो मतलब अंतिम वाला बराबर नहीं होता है, तो पहले वही फॉर्म क्या बताए 2 चर में कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा फार्मूला आपको यही यूज करना है। ये फार्मूला यूज नहीं कीजिएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा आपसे। A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 अब बराबर कहती है C1 बट्टा C2। तो कोई हल नहीं हो इसमें, ये वाला हमारा बराबर नहीं होता है। लेकिन मान बैठाइए पहला बट्टा पहला तो 3 बट्टा हो गया 6, दूसरा बट्टा दूसरा तो -1 बट्टा हो गया -2 बराबर तीसरा बट्टा तीसरा तो 5 बट्टा कति हो गया k, ये माइनस माइनस कट जाएगा 3 दूना हो गया 6, ये बराबर नहीं है तो काट देंगे। तो 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 अब बराबर नहीं है 5 बट्टा k। तो आपसे क्या पूछा कोई हल नहीं है, तो उस वहाँ पे आपको k का मान ज्ञात करना है। तो कोई हल नहीं है तो हमको इससे मतलब है दोनों में। अब इसको बाई क्रॉस गुना कीजिए, k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, 2 पंचे कितना हो गया 10, यानी आंसर कितना आया k नॉट इक्वल टू 10। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है, k नॉट इक्वल टू 10। तो जो कहेगा वही से इक्वेशन लेकर के हम उस सवाल को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने 41 को सवाल देख लिया। बहुत जल्द आपका वीडियो खत्म होने वाला है, बने रहिए। फिर चलते अगले सवाल पे। अगली सवाल हमारा है यदि समीकरण x - 2y बराबर 3, पहला इक्वेशन, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ये हमारा है 3x + ky बराबर 1, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अद्वितीय हल कंडीशन में पूछा है, देखो जो पिछला सवाल बनाया था उसी तरह का सवाल है। आपसे पूछा अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल में क्या बताए थे पहला बराबर नहीं होता, फार्मूला तो वही लगाना है हमको, A1 बट्टा A2 का ही फार्मूला लगेगा बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर C1 बट्टा C2, फार्मूला हमारा वही लगेगा। लेकिन अद्वितीय हल के कंडीशन में क्या होता है पहला बराबर नहीं होता है। तो A1 बट्टा A2 कीजिए, 1 बट्टा हो गया 3 बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, -2 बट्टा कितने हो गया k, इधर हो गया 3 बट्टा 1। तो अद्वितीय हल बोला था इसी में से हम बाई क्रॉस गुना करेंगे, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, 3 दूना 6 -6। तो देख लीजिए कहाँ है k बराबर नहीं है -6, ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी और चला गया ऑप्शन नंबर बी के साथ है। तो हम क्या बता रहे हैं 2 चर का कोई भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपको इसी फार्मूला पे जाना है और सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इसी एक ही फार्मूला पे निकलता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल का क्या कंडीशन है, तीनों मान बराबर होगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तीनों बराबर होगा। लगाते हैं पहले A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर C1 बट्टा C2, ये कंडीशन है। अब इसको बराबर करते हैं, पहला बट्टा पहला कीजिए 4 बट्टा 2 बराबर k बट्टा -4 अब बराबर 6 बट्टा 3। यहाँ पर k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इक्वल करके बना सकते हैं, यहाँ से भी इक्वल करके बना सकते हैं, जहाँ से मन करे आप वहाँ से सवाल को बना सकते हैं। हम इसी को इक्वल करते हैं, तो देखिए k को 2 से गुना करेंगे तो 2 k आ गया और 4 चौका हो गया -16, 2 8 हो गया 16, तो k का वैल्यू कितना आ गया -8। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है -8। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से आंसर आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। k को देखो 3 दूना हो गया 6, तो
तो यहाँ बचेगा 1, के को 1 से गुना करेंगे तो के, 4 दूना आ गया -8। देख लीजिए दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आया, ठीक है। जब तीनों बराबर है तो कहीं से निकालिए आपका आंसर उतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, बी के साथ चला गया। अगला सवाल हमारा है x + 3y - 4 = 0। यहाँ से पहला इक्वेशन मान लिए। 2x - 5y - 1, यहाँ हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन, बराबर 0 है। तो पूछा है अविरोधी है, विरोधी है कि आश्रित है, ये तो पता चलेगा फार्मूला पे जाने के बाद। चलिए पहले फार्मूला पर रखते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहला बटा पहला कीजिए, पहला बटा पहला, तो पहला में ना कुछ है तो 1/2 बराबर, दूसरा में है 3/-5 और इसके बाद है -4/-, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, 3/-5 और हो गया 4/, यहाँ पे 1 होगा, 4/1। तो पहला ही बराबर नहीं है। तो जब पहला ही बराबर ना हो तो कंडीशन क्या दिए थे, वो यहाँ पे अविरोधी, विरोधी, आश्रित बोला है, तो इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। जब पहला बराबर ना हो तो अविरोधी बोलते हैं, अंतिम वाला बराबर ना हो तो उसको विरोधी बोलते हैं, तीनों बराबर हो तो उसको आश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यहाँ पे पहला बराबर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा अविरोधी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 43, 44, 45। हमको लगता है इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव हो गया ख़त्म। तो हम लोगों ने एक वीडियो में 3 को जो हमारा अध्याय था वास्तविक संख्या, बहुपद और 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितने भी मैट्रिक बोर्ड में आया था उस सारे ऑब्जेक्टिव को हमने एक ही वीडियो में क्या कर दिया, कवर कर दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सुबह शाम चैनल को चेक कीजिए और हर सुबह शाम आपको वीडियो मिलेगा। एक सुबह मिलेगा 10 बजे और एक शाम में आपको मिलेगा 6 बजे। और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा आपको 3-4 वीडियो आपको मिलना प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।